हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। पीपीएससी 3.0 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं आप लोगों के, उसकी डेट शीट आ गई है। तो जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें जो पीजीटी बिजनेस स्टडीज के बच्चे हैं, यानी कि जो आप लोग बच्चों ने व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज से डाला है फॉर्म को, तो उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगी जो कि आपके एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं, क्योंकि एग्जाम्स की डेट बहुत ही नजदीक है। तो एनसीईआरटी को पढ़ना, उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी को बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी से 30-40% क्वेश्चंस आपके लमसम पूछे जाते हैं। तो उसको भी समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और एक्सप्लेनेशन से भी काफी क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज बिजनेस? व्यवसाय क्या है? सामान खरीदना और बेचना, वाणिज्य उद्योग, व्यापार, उपभोग में से कोई नहीं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ट्रेड, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन कह रहा है कि बिजनेस क्या होता है, व्यवसाय क्या है। तो बिजनेस क्या होता है या व्यवसाय क्या है? तो वैसे तो बहुत सी चीजें की जाती हैं, लेकिन सब कुछ बिजनेस में नहीं शामिल किया जाता। उन्हीं चीजों को बिजनेस में शामिल किया जाता है जिसको हम इकोनॉमी, यानी कि जो आर्थिक उद्देश्य से काम हम कर रहे होते हैं, यानी कि जिनका मोटिव हमारे लिए अर्निंग करना होता है, धन कमाना होता है, वो सारी चीजें बिजनेस में इंक्लूड होती हैं। अब ये मेनली क्या होता है, दो तरह की चीजें इसमें आती हैं, कॉमर्स और इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग आ जाता है इसमें। और भी इसके अंदर डिफाइन किया जाता है। तो उद्योग भी आपके 3 तरह के हो जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के होते हैं, द्वितीय क्षेत्र के, तृतीय क्षेत्र के, अलग अलग आते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उसको हम अच्छे से समझते जाएंगे। और जो वाणिज्य की बात होती है तो उसमें भी आपका व्यापार और उससे संबंधित क्रियाएं आ जाती हैं। तो कॉमर्स और इंडस्ट्री आ जाएगा, बिजनेस में शामिल किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? आर्थिक गतिविधि क्या है? यहाँ पर पूछ रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहा जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि बिजनेस में उन्हीं एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है जो इकोनॉमिक होती हैं, यानी जो आर्थिक उद्देश्य के लिए की जाती है। अब वो कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग, प्रोवाइडिंग, परचेजिंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, यानी कि सामान या सेवाएं बनाने, प्रदान करने, खरीदने या बेचने की गतिविधि। एन इंडस्ट्री इन दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी दैट क्रिएट्स सर्विसेज रेदर देन टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स। अर्थव्यवस्था के उस हिस्से में एक उद्योग जो मूर्त वस्तुओं के बजाय सेवाएं बनाता है। इट इज अ कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स इंटैंजिबल क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट, या फिर सर्विसेज दैट फोकस ऑन द क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज, यानी कि ऐसी सेवाएं जो नए और मौजूदा विचारों के निर्माण, पुनर्व्यवस्था और व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक गतिविधि क्या होती है या इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, तो इतना तो आपकी समझ में आ गया कि वो सारी एक्टिविटीज जिनका मेन पर्पस या ऑब्जेक्टिव रहता है धन कमाना, अर्निंग करना, मनी को जो है अर्न करना, वो सारी एक्टिविटीज आती हैं आर्थिक गतिविधियों में, इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है। यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें अगर हम बात करें तो द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग, प्रोवाइडिंग, परचेजिंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज जो होती हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हैं, यानी कि जो वस्तुएं या सेवाएं होती हैं उनको बनाना, प्रोवाइड कराना, परचेज करना या फिर सेल करना, वो आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जैसे सेकंड पॉइंट में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मूर्त वस्तुओं की बात की जा रही है, टैंजिबल एसेट की बात की जा रही है, और जो सर्विसेज होती हैं वो आपकी जो दिखाई नहीं देती हैं, इंटैंजिबल होती हैं। तो यहाँ पर सर्विसेज दोनों ही तरह की एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटिंग इज व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री? शिकार किस प्रकार का उद्योग है? बौद्धिक, व्याख्या, एक्सट्रैक्टिव, निष्कर्षण या फिर आर्थिक, इंटेलेक्चुअल, इंटरप्रिटेशन, एक्सट्रैक्टिव या फिर इकोनॉमिक। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि शिकार करना किस तरह की इंडस्ट्री में आता है, किस तरह का उद्योग होता है। तो ये एक्सट्रैक्टिव उद्योग माना जाता है, निष्कर्षण उद्योग माना जाता है। निष्कर्षण उद्योग क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था कि इंडस्ट्री भी आपके अलग अलग तरह की चीजें आती हैं। तो जो फर्स्ट सेक्टर में, यानी कि इसके जो प्रथम क्षेत्र में आते हैं तो इसमें मेनली आपका निष्कर्षण उद्योग क्या होते हैं, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से जिनको मिलते हैं, जो नेचुरल तरीके से प्राकृतिक स्रोतों से जो चीजें हमको मिलती हैं
वो सब आ जाती हैं आपके जो स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज होती है उसमें। यहाँ पर मेनली जो आ जाएगा माइनिंग सेक्टर आ जाता है, या फिर जो तेल ऑयल जो होता है जमीन से निकलता है, या फिर जो हंटिंग है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल ओनरशिप इज कॉल्ड एज, व्यक्तिगत स्वामित्व को कहा जाता है ज्वाइंट ट्रेड बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप। यहाँ पे क्या कह रहा है, इंडिविजुअल ओनरशिप यानी कि एक ही व्यक्ति का स्वामित्व है, तो किस तरह का व्यवसाय है, चित्त व्यापार व्यवसाय है, एकल स्वामित्व है, सहकारी समिति है, साझेदारी है। तो अगर किसी एक ही व्यक्ति का स्वामित्व है तो वो हो जाती है सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल स्वामित्व। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बहुत से टाइप्स होते हैं, कंपनी होती है इसमें बहुत से व्यक्ति मिलकर के जो प्राइवेट हो जाएगी, पब्लिक हो जाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, एकल व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा होता है, पार्टनरशिप होती है। तो कई तरह के इसके फॉर्म्स होती हैं बिजनेस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, whose property is not liable for the debts of a company, किसकी संपत्ति किसी कंपनी के ऋण के लिए उत्तरदायी नहीं है, ओनर, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, माइनर पार्टनर। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सी, मतलब जो आपके चार दे रखे हैं, स्वामी होता है, मालिक होगा, शेयरधारक होगा, कर्मचारी होता है, या फिर माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर का मतलब हो जाता है कि एक व्यक्ति वयस्क होता है, एक अवयस्क होता है, तो जो अवयस्क होता है उसको माइनर कहा जाता है। तो अगर कोई माइनर पार्टनर है किसी भी साझेदारी में, किसी भी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्टनर है, तो वहां पर उसकी जो संपत्तियां होंगी या कोई ऋण उस कंपनी ने, उस संस्था ने लिया है, तो उसको चुकाने के लिए वो व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होगा। बाकी ये तीनों ही होंगे, हो सकते हैं, लेकिन जो माइनर पार्टनर है वो नहीं होता। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसको प्रॉफिट मिल सकता है लेकिन वो किसी तरह के लिए लायबल नहीं होता किसी से भी रिलेटेड। एक आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाइलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। कोऑर्डिनेशन इज नॉट a one-time function, it begins at the planning stage, the continuous till controlling। दिए गए कथन में उजागर की जा रही समन्वय की विशेषताओं की को पहचाने। समन्वय एक बार का कार्य नहीं है, यह नियोजन चरण में शुरू होता है और निरंतर तक जारी रहता है। तो यहाँ पर समन्वय की किस विशेषता के बारे में, या जो कोऑर्डिनेशन होती है उसके किस फीचर के बारे में कहा जा रहा है कि समन्वय कार्रवाई की एकता सुनिश्चित करता है, सर्वव्यापी कार्य है, एक सतत प्रक्रिया है, एक सुविचारित कार्य है। यानी कि कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन क्या रहता है कि एक टाइम का काम नहीं है, जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तब से कोऑर्डिनेशन शुरू होता है और लास्ट में कंट्रोलिंग तक चलता रहता है कंटिन्यूअसली। तो नाम से क्लियर हो रहा है कंटिन्यूअस की जहाँ पर बात आ गई, यानी कि ये बात आ गई कि लगातार वो जारी रहता है, लगातार चलता रहता है कोऑर्डिनेशन का काम, तो हो जाएगा ये एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन होता है कि जो क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह। तो जब बहुत से व्यक्ति आपस में मिल करके काम कोई कर रहे होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, आपस में थोड़े से मतभेद उत्पन्न होते हैं, यानी कि वो लोग आपस में किसी बात पर डिसएग्री करेंगे। तो मिल करके काम करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन जो होना जरूरी है कि एक साथ मिल करके समन्वय के साथ काम कर सकें। जैसे कि आप ही लोग घर में काम करते हैं छोटी बहन या बड़ी बहन के साथ, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है तो काम बहुत जल्दी होता है, लेकिन अगर फाइट होने लगती है तो क्या होता है, काम होने के बजाय बिगड़ जाता है। सेम एज इट इज वही चीज है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो काम लगातार चलता रहेगा और सही ढंग से अचीव कर पाएंगे गोल्स को। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि सतत रूप से लगातार चलती रहती है वो काम, और कोऑर्डिनेशन लास्ट तक बना ही रहता है, यानी कि कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स द requisite amount, quality, timing and sequence of efforts which ensures that plant objectives are achieved with a minimum of conflict। उस प्रक्रिया की पहचान करें जो अपेक्षित मात्रा, गुणवत्ता, समय और प्रयासों का क्रम प्रदान करती है, जो सुनिश्चित करती है कि नियोजित उद्देश्यों को न्यूनतम संघर्ष के साथ प्राप्त किया जाता है। प्रबंधन, योजना, समन्वय, नियंत्रण करना। मैनेजमेंट, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो प्रोसेस का नाम आपको बताना है जिसमें कि अपेक्षित मात्रा या फिर गुणवत्ता, समय और प्रयासों का एक सीक्वेंस दिया जाता है, और वो ये सुनिश्चित करती है कि जो भी हमने प्लान, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम कम से कम आपस में संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ों के बिना अचीव कर सकें। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है,
तो अभी मैंने जो डिटेल में आपको समझाया था किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन के बारे में, समन्वय के बारे में, ये यहाँ पर उसी के बारे में ही आपको फीचर्स कह सकते हैं या फिर एक डेफिनेशन उसकी ही बताई गई है। एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, समन्वय होता है। समन्वय में ही संबंधित प्रयासों के साथ मिल करके एक टीम की तरह इफेक्ट अपने डालना, एफर्ट्स अपने डालना और अपने गोल्स को, जो भी अपने गोल्स से मतलब हो जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करना। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज डैश। समन्वय को प्रबंधन का सार माना जाता है क्योंकि ये एक सामान्य धागा है जो सभी के बीच चलता है, संगठन के भीतर गतिविधियां करता है, या संगठन के सभी कार्यों में निहित और अंतर्निहित है, या एक शक्ति है जो प्रबंधन के सभी कार्यों को बांधती है। उपरोक्त सभी कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज डैश। It is a common thread that runs through all the activities within the organization. It is implicit and inherent in all functions of the organization. It is a force that binds all the functions of management, all of them. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहा है कि जो समन्वय है उसको प्रबंधन का सार माना गया है। तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछ सकता है प्रबंधन का सार क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा समन्वय, कोऑर्डिनेशन। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि क्यों माना जाता है ऐसा, तो क्यों माना जाता है, ये एक थ्रेड की तरह काम करता है। जैसे कि एक धागा जो होता है, जो मोती होते हैं, बीड्स होते हैं, उनको पिरो करके रखता है। जैसे कि आपका धागा है, इसमें जो मोती हैं इन सबको ये पिरो करके एक माला बनाता है। तो अगर ये जो धागा है ये यहाँ से ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो ये सारे मोती क्या होते हैं, बिखर जाएंगे। इसी तरह एक संस्था में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी क्या करता है, ये एक के धागे की तरह है और ये सारे क्या है, उसमें जो लोग हैं वो पिरोए हुए हैं। तो साथ मिल करके कोऑर्डिनेशन ही क्या है, उनको काम करवा रहा है। अगर ये टूट जाएगा तो आपस में कोऑर्डिनेशन भी, यानी कि लोग भी आपस में अलग अलग हो जाएंगे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। सही है पहला पॉइंट। या संगठन के सभी कार्यों में निहित तो अंतर्निहित है, फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के काम होते हैं, प्रबंधन के कार्य होते हैं, कौन कौन से होंगे, प्लानिंग करना होता है, कंट्रोलिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कम्युनिकेशन होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, ये सारे काम जो होते हैं। और उसी में से एक काम कोऑर्डिनेशन भी होता है। इन सारे कामों को क्या करता है, मिल करके चलाता है, उन सारे कामों को एक शक्ति और बांधता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही पॉइंट करेक्ट हैं, तो एक आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यह एक ऐसी शक्ति है जो प्रबंधन के सभी कार्यों को बांधती है। कौन सा हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, समन्वय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब इज डैश। सही व्यक्ति को सही नौकरी पर रखने से संबंधित प्रबंधन का कार्य डैश है। आयोजन करना, स्टाफिंग का, योजना का, नियंत्रण का। यहाँ पर नियुक्तिकरण भी लिखा हो सकता है। तो यानी कि सही व्यक्ति को सही कार्य पर, यानी कि राइट पर्सन को राइट जॉब पर देना या फिर प्लेस करने का काम जो होता है वो कौन सा होता है, वो हो जाता है स्टाफिंग करना, यानी कि नियुक्तिकरण करना। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें क्या होता है, इसमें रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है, बहुत सी चीजें आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर द की एलिमेंट्स ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पर्यवेक्षण, संचार, प्रेरणा और नेतृत्व प्रबंधन के इस कार्य के प्रमुख तत्व हैं। निर्देशन, नियंत्रण, योजना, आयोजन करना। डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि सुपरविजन करना, कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना और लीडरशिप। जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, ये किसके समझ लीजिए मेन उसमें आते हैं या किसके मेन एलिमेंट्स होते हैं। इसके हो जाएंगे ये आपके डायरेक्टिंग के, निर्देशन के एलिमेंट्स होते हैं कि जब अच्छा सुपरविजन होगा, सही से कम्युनिकेट कर पाएंगे, लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे, अच्छी लीडरशिप देंगे, तभी काम सही ढंग से हो पाएगा। तो वो आ जाता है निर्देशन, डायरेक्ट करने के अंदर में। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू लेइंग डाउन द फाउंडेशन फॉर कैरिंग आउट द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुली इज डैश। प्रबंधन के अन्य कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए नींव रखने से संबंधित प्रबंधन का यह कार्य डैश है। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रबंधन के, यानी कि जो मैनेजमेंट है उसके सारे कार्य सही ढंग से सही तरह से काम कर पाए,
तो वहाँ पर जो कौन सा फंक्शन ऐसा है जो सक्सेसफुली उसके लिए कार्य करता है, कौन सा हो जाएगा, वो हो जाता है प्लानिंग। सबसे पहला काम ही क्या होता है मैनेजमेंट का, प्लान करना, नियोजन करना, योजना तैयार करना। अच्छा प्लानिंग होगी, अच्छी योजना तैयार होगी तो जितने भी काम होंगे वो भी सही ढंग से आगे हो पाते हैं। तो फर्स्ट या पहला काम भी प्लानिंग ही होता है मैनेजमेंट का। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट इनटू डिपार्टमेंट्स एंड क्रिएटिंग अ मैनेजमेंट हियरार्ची इज डैश। विभागों में की जाने वाली गतिविधियों को समूहीकृत करने और प्रबंधन पदानुक्रम बनाने से संबंधित प्रबंधन का कार्य डैश है। योजना करना, आयोजन करना, नियंत्रण या फिर निर्देशन। या इसमें ज़्यादातर आपका बेस जो है बिजनेस स्टडीज को उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हैं, जिसमें कि मैनेजमेंट क्या है, उससे रिलेटेड काम कौन कौन से उसके होते हैं, वो क्वेश्चन ज़्यादा इंक्लूड है जो जिससे कि स्टार्टिंग से आपकी बेस की तैयारी हो सके। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि वो कौन सा कार्य होता है, इसका कि मेन हो जाता है कि जो भी गतिविधियां हैं उनको ग्रुप वाइज करे और जो मेन प्रबंधकीय मैनेजमेंट के काम है उनको एक पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक पदानुक्रम एक के बाद एक सीक्वेंस में कराया जा सके, वो कौन सा हो जाता है, वो काम कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजिंग एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग डैश। प्रबंधन के एक कार्य के रूप में आयोजन में डैश निर्णय लेना शामिल है। What activities and resources are required कि कौन से एक्टिविटीज करना, कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता होगी। Who will do a particular task, कौन व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा। Where will it be done, कहाँ किया जाएगा। All of the above, उपरोक्त सभी। तो क्लियर ही हो रहा है आपको, ये सारे ऑर्गेनाइजिंग के ही फंक्शन हो जाते हैं, तीनों को ही शामिल किया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। कि सबसे पहले देखना कि कौन कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो करनी है, कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके बाद कौन उस टास्क को करेगा और वो टास्क कहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर तीनों ही आ जाएंगे ऑर्गेनाइजिंग में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजर्स एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। प्रबंधन का यह स्तर शीर्ष स्तरीय प्रबंधकों और प्रथम पंक्ति प्रबंधकों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। पर्यवेक्षी स्तर का प्रबंधन, परिचालन, मध्य स्तर का या फिर उतना से कोई नहीं। सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन कह रहा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं उनके बीच कौन सा लेवल आता है या कौन सा लेवल दोनों को बाइंड करता है, लिंक का काम करता है। कौन सा लेवल हो जाएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट जो मोस्टली होता है पहले आपके टॉप लेवल के हो जाते हैं, फिर सेकंड में आ जाता है मिडिल लेवल, थर्ड हो जाते हैं आपके तो सुपरवाइजरी करते हैं या इस तरह का काम करते हैं, या फिर इसको आप जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन टास्क ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज टू डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर रियलाइजेशन। प्रबंधन के इस स्तर का मुख्य कार्य समग्र संगठनात्मक उद्देश्यों और उनकी प्राप्ति के लिए रणनीतियों को निर्धारित करना है। परिचालन प्रबंधन, मध्य स्तर का, प्रथम पंक्ति प्रबंधन या फिर शीर्ष स्तर का प्रबंधन। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रबंधन मैनेजमेंट होता है कि संगठनात्मक उसके उद्देश्यों और उनकी प्रगति के लिए रणनीतियों को जो निर्धारित करता है वो कौन से लेवल के जो मैनेजमेंट होता है वो करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही होती हैं वो मेनली टॉप लेवल मैनेजमेंट के माध्यम से ही बनती है। जो भी पॉलिसीज स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी वो जो मेनली प्लानिंग होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसी के ही आगे से हम स्टार्ट करेंगे। ये आपकी 200 समथिंग क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी। इसमें हम सारी चीज़ों को जितने भी आपका इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कवर कर लेंगे, उससे रिलेटेड MCQs को सॉल्व करेंगे, जिससे कि NCERT का बेस हमारा तैयार हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।